देखिए, हम लोग यूपीएससी का पेपर डिस्कस कर रहे थे। आज उसका ये लास्ट पार्ट है। आज सारे एमसीक्यू पीएम चार्जेस से रिलेटेड खत्म हो जाएंगे। तो पार्ट 6 से ये आज उसका। ठीक है। यहाँ पर हम लोग आगे नेक्स्ट डिस्कशन कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ एक्नीफॉर्म इरप्शंस। जो एक्नीफॉर्म इरप्शंस होते हैं, एक्नीफॉर्म ना, ए आई बी आई है ना, ACNEI, एक्नीफॉर्म इरप्शंस जो होते हैं, उसमें कौन सी ऐसी डिजीज है जिसमें ये इरप्शन नहीं मिलेंगे। पहला है अपना, फर्स्ट ऑफ वन इज एक्ने वल्गेरिस। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है बी, है ना, ये ए, ये बी, एक्ने रोजेसिया। ठीक है, सी, बेचेट्स डिजीज, बेचेट्स डिजीज। ये मैं बेचेट डिजीज मैंने एक बार पैथोलॉजी पढ़ाई थी, तब ये बताया था इसके बारे में। और उसके बाद लाइकन प्लेनस, लाइकन प्लेनस। ठीक है। तो इनमें ऐसे कौन सी डिजीज है जिसमें हमें क्या नहीं देखने को मिलता है, एक्ने, एक्नी फॉर्म इरप्शंस नहीं देखने को मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? तो इसका याद रखना, ऑप्शन डी, जिसमें हमें एक्नी फॉर्म इरप्शन नहीं देखने को मिलेंगे, नॉट सीन, है ना। एक बार मैं दोबारा क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूँ आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोज ऑफ, नॉट ए कोज ऑफ एक्नी फॉर्म इरप्शन। तो एक्नी वुल्गेरिस में देखने को मिलता है, एक्ने रोजिएशा में देखने को मिलता है, और बेचेस डिजीज, इन तीनों में हमें एक्नी फॉर्म इरप्शंस देखने को मिलते हैं। बट लाइकन प्लेनस में एक्नी फॉर्म इरप्शंस नहीं देखने को मिलते। तो इसका जो आंसर हो जाएगा लाइकन प्लेनस हो जाएगा। लाइकन प्लेनस के लिए 6P चलता है ना। आप लोगों को पता होगा कौन कौन से 6P होते हैं जो इसमें हमें देखने को मिलते हैं। मैंने ग्रुप पे भी इसकी इमेज डाली है। प्रूराइटिक, है ना, प्रूराइटिक देखने को मिलता है, मतलब इचिंग बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, प्रूराइटिक। ठीक है, सेकंड था इसका पर्पल, पर्पल कलर के देखने को मिलते हैं ऑलमोस्ट ज्यादातर, है ना। थर्ड पोलीगोनल, पोलीगोनल, पोलीगोनल मतलब होता है कि इसका जैसे एकने, एकने कैसा होता है, इस टाइप का एक राउंड शेप का होता है ना, बट इसमें ऐसा नहीं होता, ये कई मेनी साइड्स देखने को मिलती है ना, इसमें मेनी साइड्स देखने को मिलती है। नेक्स्ट, फोर्थ, प्लानर, प्लानर, प्लानर मतलब फ्लैट सरफेस होगी। फ्लैट जो टॉप होता है वो फ्लैट होता है। फिफ्थ, पेप्यूल्स, पेप्यूल्स होते हैं इसमें ना, पेप्यूल्स और प्लेक्स। देखिए, जब बहुत सारे पेप्यूल्स इकट्ठे होते हैं ना, वो बल्कि क्या बनाते हैं, प्लेक फॉर्मेशन करते हैं ना। तो इसलिए इसमें 6P से याद रखना, प्लूराइटिस, पर्पल, पॉलीगोनल, प्लानर और पेप्यूल्स और प्लेक, ये इसके फीचर्स होते हैं। देखिए, इम्यून मीडिएटेड इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है ना। बाकी इन तीनों में ये चीज नहीं मिलेगी, है ना। बेचेस डिजीज भी एक तरह की, बेचेस डिजीज में क्या होता है, वेस्कुलाइटिस देखने को मिलती है, वेस्कुलाइटिस होती है ये। ठीक है, इसमें एक्ने वुल्गेरि, एक्ने, एक्ने, एक्नीफॉर्म इरप्शन देखने को मिलते हैं, साथ साथ में इसमें अल्सर्स देखने को मिलते हैं। अल्सर्स वो भी जेनाइटल एरिया में, काफी बॉडी पे, हर सरफेस, ज्यादातर सरफेस पे हमें अल्सर देखने को मिलेंगे। तो ये बेचेस डिजीज में होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारे पास में, वो आता है थायराइड हार्मोन रेजिस्टेंस इज। क्वेश्चन में दिया गया, अगर आपके पास पेपर हो तो आप लोग देख रहे होंगे कि मैं क्वेश्चन पेपर जो सेट है वो डी से बता रहा हूँ। तो उसमें 149 पे ये क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन सेट डी है ना। उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 149।
उसके अकॉर्डिंग थायराइड हार्मोन रेजिस्टेंस स्टेटमेंट है इसमें, है ना, चार स्टेटमेंट है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। फर्स्ट है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। क्या थायराइड जो हार्मोन रेजिस्टेंस है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स में आता है? सेकंड क्या है, करेक्टराइज बाय एलिवेटेड थायराइड हार्मोन लेवल। करेक्टराइज बाय एलिवेटेड थायराइड हार्मोन लेवल मीन्स यहाँ पर जब आप टेस्ट कराओगे तो फ्री T3 और फ्री T4 देखने को मिलता है क्या, ना? थायराइड हार्मोन तो यही दो है ना। नेक्स्ट, इन अप्रोप्रिएट नॉर्मल और एलिवेटेड TSH। और क्या TSH जो है वो नॉर्मल मिलेगा या एलिवेटेड देखने को मिलता है? ठीक है। और फोर्थ स्टेटमेंट है इसका, इंक्रीज दी पैराथार्मोन PTH पैराथार्मोन हार्मोन लेवल इंक्रीज मिलेगा क्या? तो ये चार स्टेटमेंट है। इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं, ए में 1 and 4, बी में 2 and 4, और सी में 2, 3 and 4, और डी में 1, 2 and 3। तो इसका क्या ऑप्शन राइट है, आप लोग बता सकते हो? थायराइड हार्मोन रेजिस्टेंस के लिए स्टेटमेंट है इज, जैसे कि ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर में आता है, इसमें क्या एलिवेटेड थायराइड हार्मोन फ्री T3 एंड फ्री T4 बढ़े रहेंगे, TSH यहाँ पर नॉर्मल रहेगा या एलिवेटेड रहेगा, ठीक है, और या फिर PTH लेवल यहाँ पर इंक्रीज मिलेगा। इन चार स्टेटमेंट में से कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर हमें सही देखने को मिलती है, अगर कोई देना चाहे आंसर? ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ। देखिए थायराइड हार्मोन रेजिस्टेंस जब भी बात आएगी, हमें एक चीज याद रखना है कि जितने भी थायराइड हार्मोन रेजिस्टेंस होते हैं वो ऑटोसोमल डोमिनेंट देखने को मिलते हैं। मैं बता चुका हूँ डोमिनेंट ऑटोसोमल डोमिनेंट का मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट, एलिवेटेड थायराइड हार्मोन फ्री T3 T4, अगर आप ब्लड टेस्ट कराओगे तो यस, जब थायराइड हार्मोन रेजिस्टेंस होगा तो T3 T4 देखने को मिलते हैं। अब थर्ड कॉन्सेप्ट है TSH नॉर्मल और एलिवेटेड। अब यहाँ पे देखिए आप कि नॉर्मल केसेस की बात कर रहा हूं मैं, इसकी बात नहीं कर रहा। नॉर्मली जब T3 और T4 बड़े रहते हैं तो यूजुअली TSH का क्या होता है, अगर TSH अगर T3 लो हो T4 जाता बड़े है। हैं तो ये लो हो जाता है ना, ये लो रहता है, ठीक है। बट अभी आप देखिए यहाँ पे TSH या तो नॉर्मल बता रहे हैं या एलिवेटेड बता रहे हैं, इसका कारण क्या है? देखिए जब भी रेजिस्टेंस होगा ना, तो ये रेजिस्टेंस केवल थायराइड ग्लैंड पे नहीं के लिए नहीं होगा, ये रेजिस्टेंस आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए भी देखने को मिलता है। और जब पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए भी रेजिस्टेंस होगा तो जो हार्मोन है TSH वो तो क्या है, एलिवेट होगा, निकलेगा ना, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको थोड़ी ना पता है कि रेजिस्टेंस ब्लड में है, लेकिन जो रिसेप्टर है ये किसके अगेंस्ट हो रहा है, जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ है, रिसेप्टर्स में ही तो है रेजिस्टेंस। फिर थायराइड हार्मोन के रिसेप्टर्स हैं, वो रेजिस्टेंस हो गए, तो अब वहां पे क्या होगा, T3 T4 तो निकल रहा है, साथ साथ में वहां पे TSH भी निकलेगा, है ना, या नॉर्मल रहेगा। तो ये हमें देखने को मिलता है। तो 1, 2, 3, ये जो डी नंबर की स्टेटमेंट है ये राइट है। अब ये लेवल क्या इंक्रीज PTS लेवल देखने को मिलेगा? नहीं, क्योंकि ये पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलता है, इसका थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन से कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। PTH कहाँ से निकलता है? PTH हार्मोन कौन सी सेल से निकलता है, पता है? ये MCQ पूछा जा चुका है। चीफ सेल ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड, है ना, याद रखना, चीफ सेल से निकलता है। तो ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये आपको ये वाला बहुत कंफ्यूज किया होगा, अगर आपने तो जो जिसने भी इस क्वेश्चन को लगाया होगा, हाँ ये वाला, है ना, थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत थी, अगर जिसने थायराइड हार्मोन रेजिस्टेंस पढ़ा होगा वो इसको लगा सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा आपका, देखिए जेनेटिक डिसऑर्डर्स में आता है ना थायराइड हार्मोन रेजिस्टेंस, इसीलिए हमने इसे ऑटोसोमल डोमिनेंट भी बोला है ना। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 148, मतलब उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, सेक जो डी सेट है ना। क्वेश्चन नंबर 148 जो था, इन दी जुगुलर वीनस वेव फॉर्म द प्रेजेंस ऑफ कैनन ए वेव इंडिकेट। जेवीपी जब भी हम चेक करते हैं, जेवीपी जुगुलर वेन प्रेशर, जब भी जुगुलर वेन प्रेशर लेते थे, जुगुलर वेन प्रेशर किसके लिए होता है वैसे मेनली, क्यों लिया जाता है जुगुलर वेन प्रेशर? ये होता है राइट साइड ऑफ द हार्ट के लिए ना। जब भी हमें राइट साइड ऑफ द हार्ट चेक करना होता है तो वो करने के लिए तो है ना, पर मतलब हार्ट के लिए होता है, पर उसमें भी स्पेसिफिक राइट साइड ऑफ द हार्ट से रिलेटेड हम इसमें पहचान पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो सुपीरियर वेना कावा है वो राइट एट्रियम में जाता है, और राइट और जेवीपी क्या है, जो जुगुलर वेन है वो कहाँ सीधे कहाँ ओपन होती है, इन सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, इसको आपको पता ही होगा, 145 डिग्री पे पेशेंट को लिटाया जाता है, तो हम जब पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा इसको। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं। अब यहाँ पूछा जो केनन ए वेव है, इन दी जुगुलर वेन वेव फॉर्म द प्रेजेंस ऑफ कैनन ए वेव इंडिकेट। तो जो हम वेव फॉर्मेशन पढ़ते हैं जेवीपी के केसेस में, तो वहाँ जो कैनन ए वेव है वो कौन कौन सी कंडीशन में इंडिकेट देखने को मिलती है। तो स्टेटमेंट है हमारी, है ना। पहला है एट्रियल फिब्रिलिएशन में, एट्रियल फिब्रिलिएशन में। सेकंड नंबर मिट्रल स्टेनोसिस, मिट्रल स्टेनोसिस। थर्ड वन इज एट्रियोवेंट्रिकुलर डिसोसिएशन, एट्रियोवेंट्रिकुलर डिसोसिएशन। एंड फोर्थ नंबर है हमारा मिट्रल रिगर्जिटेशन, मिट्रल रिगर्जिटेशन। अब इसके ऑप्शंस हैं, ए ओनली फर्स्ट, ओनली बी 1 2 3 तीनों में देखने को मिलेगा शुरू के, एंड सी 1 3 4, एंड लास्ट डी ओनली 3। देखिए ए वेव फॉर्मेशन, पहले मैं ए वेव की बात कर रहा हूँ, है ना, जो नॉर्मल है, ये एबनॉर्मल कंडीशन है कैनन ए वेव। जो ए वेव जो ए वेव देखने को मिलती है वो किस वजह से आती है, वो आती है ड्यू टू एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन की वजह से। एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन, अगर आपको याद हो जब आपने कार्डियक साइकिल पढ़ा होगा, तो उसमें एक फेज पढ़ी होगी रैपिड फिलिंग फेज, रैपिड फिलिंग फेज। इस फेज में क्या होता है, एट्रिया का कॉन्ट्रेक्शन होता है और वो पूरा ब्लड कहाँ दे देता है, वेंट्रिकल्स, फोर्सफुली कॉन्ट्रेक्शन उससे होता है, इसमें 0.1 सेकंड के लिए होता है ये। ठीक है, और ये वेव प्रोड्यूस होती है, और ये वेव हमें जो जेवीवी देखते हैं उसमें हमें एज ए वेव देखने को मिलती है। ठीक है, ए वेव की कई टाइप्स है, उनमें से एक टाइप है कैनन ए वेव। कैनन ए वेव क्या है, जब फोर्सफुल कॉन्ट्रेक्शन होता है एट्रिया का, जब फोर्सफुली हाईली फोर्सफुली कॉन्ट्रेक्शन होता है, तो हमारे पास में कैनन ए वेव आती है। कैनन ए वेव देखने को, जब मैं डायग्रामेटिकली पढ़ाऊंगा इस टॉपिक को, तब वो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो फोर्सफुल कॉन्ट्रेक्शन की वजह से कैनन ए वेव प्रोड्यूस हुई। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन सी कंडीशन है जहां पर कैनन ए वेव हमें देखने को मिल सकती है। हमारे पास ये ऑप्शन है और ये स्टेटमेंट है। तो देखिए एट्रियल फिब्रिलेशन,
जिसको थोड़ा सा भी पता होगा कि एट्रियल फिब्रिलेशन के केस में कभी भी फोर्सफुल एट्रिया का कॉन्ट्रेक्शन होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्यों? क्योंकि बहुत तेज चल रहा है हार्ट, है ना? जब बहुत तेज हार्ट चलता है तो प्रॉपरली कॉन्ट्रेक्शन होगा ही नहीं, तो क्या ए वेव प्रोड्यूस होगी क्या? नहीं होगी। तो ये ऑप्शन तो आपका 1 नंबर तो गया। मिट्रल स्टेनोसिस, मिट्रल स्टेनोसिस में भी नहीं होती। मिट्रल स्टेनोसिस में एवेव फॉर्मेशन होता है बट वो प्रोमिनेंट एवेव देखने को मिलती है। यहाँ पर कैनन एवेव नहीं देखने को मिलेगी, तो ये ऑप्शन भी गया। एवी डिसोसिएशन, देखिए जब आपका एट्रिया अलग काम कर रहा है और वेंट्रिकल अलग काम कर रहे हैं, और जो अगर मैं राइट साइड की बात करूं, अगर राइट साइड की बात करूं तो कौन से वाल्व होते हैं एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में? कौन से वाल्व होते हैं? ट्राइकस्पिड्स वाल्व। ठीक है। अब मान लीजिए ट्राइकस्पिड्स वाल्व एकदम से क्लोज हो गया एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन से पहले ही। कोई कंडीशन है यहाँ पर एट्रियल वाल्व, जो सॉरी, जो एवी वाल्व है उसमें ट्राइकस्पिड वाल्व पहले ही क्लोज हो जाता है ना? तो और उसके बाद में एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिलेगा। तो कैसा होने वाला है? फोर्सफुल कॉन्ट्रेक्शन होने वाला है। तो वहां पे हमें कैनन वेव देखने को मिलेगी। तो एक तो ये हो गया हमारा एवी डिसोसिएशन। इन केसेस में जहां पर एट्रिया अलग काम कर रहा है, वेंट्रिकल अलग काम कर रहे हैं, तो उस केस में हमें ये देखने को मिलता है जैसे थर्ड डिग्री हार्ट ब्लो मोस्ट कॉमन कोज है एवी डिसोसिएशन का, है ना? जहां हमें देखने को मिल सकता है कैनन एवेव ना। और एवी डिसोसिएशन तो है ही। ट्राइकस्पिड ये देखने को मिलेगा टेकिकार्डियल, और जहां पर वेंट्रिकल टेकिकार्डिया देखने को मिल रहा है अकेला, है ना? जहां पर कोई जो है ही नहीं, है ना, ऐसे नोड का कोई रोल ही नहीं बचा। आगे ये पढ़ेंगे हम जब मैं इसको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। ठीक है। उसके बाद आता है मिट्रल रिगर्जिटेशन। देखिए मिट्रल रिगर्जिटेशन पूरी कहानी अलग। ठीक है, यहाँ कोई संबंध ही नहीं है वेव का, ये दूसरी साइड हो रहा है, पहली बात तो। ठीक है। तो यहाँ पर नहीं होगी कैनन ए वेव, होगा ही नहीं। मतलब ए वेव के लिए कोई वो रोल नहीं है यहाँ। ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली डी ऑप्शन, ओनली 3। देखिए इस टाइप के आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको कितना आना चाहिए? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 डी सेट की। गोल्ड क्राइटेरिया, देखिए गोल्ड क्राइटेरिया यूज होता है सीओपीडी को देखने के लिए। तो गोल्ड क्राइटेरिया फॉर क्वेश्चन का, पहले मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। गोल्ड क्राइटेरिया for assessing the severity of airflow, assessing the severity of airflow obstruction in COPD is based on, आप लोग क्वेश्चन लिख लेना अगर आपके पास ना हो। तो मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, पहले स्टेटमेंट बता रहा हूँ। तो वन स्टेटमेंट है कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिनको हम यूज करते हैं गोल्ड के क्राइटेरिया के अंदर फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द सीवियरिटी ऑब्स्ट्रक्शन इन सीओपीडी। तो पहला है FE1, forceful expiration in 1 second in forceful vital capacity, forceful vital capacity। फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा FE1, forceful expiration vital, अभी बताता हूँ इसको ना। FE1 ऑन 1, forceful vital capacity, और फोर्थ है आपका FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, ये है कौन सा? FE1 परसेंटेज प्रिडिक्टेड, परसेंटेज प्रिडिक्टेड, और परसेंटेज प्रिडिक्टेड। ये क्वेश्चन है, मैं दोबारा से क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर रहा हूँ।
गोल्ड क्राइटेरिया फॉर असेसिंग द सीवियरिटी ऑफ एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन इन सीओपीडी इज बेस्ड ऑन। तो कौन कौन से इसमें हैं जो हम गोल्ड क्राइटेरिया के अंदर आते हैं इस स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट नंबर 1 2 3 4 में, जिनको हम यूज करते हैं फॉर द डायग्नोसिस ऑफ सीवियरिटी ऑफ सीओपीडी। तो ऑप्शन में है अपना, पहले में ए में फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास 2 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली। सी 1 2 3, एंड डी 1 3 and 4। क्लियर? तो ये ऑप्शन है। अब होते क्या है ये, पहले हम इनको समझते हैं फिर हम इसके आंसर करेंगे। Fe1/F, जो ये रेशो है, ठीक है, इसको निकालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, देखिए मान लीजिए अगर वाइटल जो फोर्सफुल वाइटल कैपेसिटी होती है 5000 ml, ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं ओनली 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में ये कितना तक चला जाता है 400 ml तक। अब हम इन दोनों का रेशियो निकाल देते हैं। अगर इसका रेशियो की वैल्यू 0.7 से अगर ऊपर आती है, ठीक है, या कम रहती है, तो हम क्या डायग्नोसिस करते हैं, हम डायग्नोसिस करते हैं सीओपीडी के केसेस में। तो हाँ, ये ऑप्शन यूज में होता है। सेकंड ऑप्शन जो होता है फोर्सफुल एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितनी वॉल्यूम एक्सपायर की, मतलब एक्सपायरेटरी किया है उसने, है ना, तो ये आ जाएगा हमारा। इसको भी हम लेते हैं यूज में। ठीक है, तो ये ऑप्शन 1 एंड 2 और ये नहीं लेते हैं, ये एज ए कंपोनेंट काउंट करते हैं यहाँ रेशो में, बट इसको काउंट नहीं करते हैं। इससे पता चल जाता है सीओपीडी, अगर आप स्पायरोमेट्री टेस्ट कर रहे हो, हाँ, तो ये यूजफुल हो सकता है। बट गोल्ड क्राइटेरिया में इसको हमने इंक्लूड नहीं किया है। और फोस्फोर रेजिडियल कैपेसिटी ना, ये 1200 ml की समथिंग होती है, तो इसको भी काउंट नहीं करते हैं। हाँ, तो ये नहीं, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट, हाँ ये वाला, ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। बाकी अपन सब देखेंगे फिर जब मैं पढ़ाऊंगा रेस्पिरेटरी, फिर से हम डिस्कस करेंगे। तो टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml होता है। ठीक है, एक्सपायरेटरी ईआरवी क्या होता है, ईआरसी क्या होता है, ठीक है, आईआरसी क्या होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे फिर ना। 3000 ml आईआरसी है, 1200 ml आपका ईआरसी होता है ना, वो सब हम जब डिस्कस करेंगे। टोटल वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है, तो 6000 ml होती है, वो सब हम देखेंगे जब डिस्कस करेंगे, है ना। वैसे मैंने पढ़ाया हुआ है ना, गोल्ड क्राइटेरिया भी पढ़ाया था मैंने जब मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था, तो इसके और भी चीजें हैं वो मैंने डिस्कस की थी सारे। नेक्स्ट है ना, FEV की फोर्सफुल एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड है ना। ठीक है, 1 सेकेंड में कितना पेशेंट ने एक्सपायरेट किया है ना एयर को, तो वो उसको हम काउंट करते हैं। ठीक है, ठीक है, टोटल जो होता है वो 5 लीटर होता है इसमें, जो एक्सपायरेटरी कर सकता है, चाहे वो फोर्सफुली करे चाहे कैसे भी, और 1 सेकेंड में कितना कर रहा है वो देखा जाता है। तो ये FE1 में हम 1 सेकेंड का काम करते हैं। और फोर्सफुल वाइटल कैपेसिटी की बात करें तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर 5 लीटर तक होता है। यहाँ पर सेकेंड और टाइम का महत्व नहीं होता, यहाँ पर टाइम की वैल्यू होती है। ठीक है, अब सीओपीडी वाला पेशेंट भी कई बार 5 लीटर निकाल देता है एयर को, लेकिन वो कितने टाइम में नहीं, यहाँ डिपेंड करता है कि कितनी देर में निकाला, है ना, टाइम की वैल्यू है। जो नॉर्मल व्यक्ति होगा वो थोड़ा जल्दी एक्सपायरेट करेगा। ठीक है, दोनों ही सीओपीडी के केस में दोनों डिक्रीज हो जाएगा ना, डिक्रीज आएगा। ठीक है, और जो ये रेशो है लेस देन 70% होगा, है ना।
अगर यहीं पे मैं बात करूं, अगर रिस्ट्रिक्टिव लंग्स डिजीज होती, ये तो हो गए ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज, अगर रिस्ट्रिक्टिव लंग्स डिजीज होती तो क्या होता यहाँ पर, तो दोनों ही डिक्रीज होते हैं वहां पे भी, है ना, याद रखना। लेकिन जो रेशो है वो इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, इसमें अच्छा क्वेश्चन है, 146 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में ही हम लोग काफी सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेकेंडरी hyperparathyroidism in chronic renal failure. Considering the following statement regarding the secondary hyperparathyroidism in chronic renal failure, ठीक है, ये हमें स्टेटमेंट दिए। पहला स्टेटमेंट है स्टेटमेंट वन, हाइपर फॉस्फेटीमिया, है ना, मतलब इंक्रीज दी फॉस्फेट इन ब्लड। हाइपरफॉस्फेटेमिया is the major cause of is the major cause of secondary hyperparathyroidism, hyperparathyroidism in chronic renal failure, in chronic renal failure। स्टेटमेंट टू, एक मिनट, है ना, कोई है? एक हेलो। अभी गए हैं सर, थोड़ा कह रहे हैं, 1 मिनट रुको। तो बोला था। किसी काम से गए हैं, बोल रहे हैं 1 मिनट रुको। अच्छा अच्छा। हम्म।
हेलो। हेलो, हाँ हेलो। जी। हाँ जी। हाँ, पेशेंट आ गया था एक मेरा, इसलिए थोड़ा सा ना, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। नेक्स्ट, स्टेटमेंट टू। देखिए स्टेट हम यहाँ पे क्या पता लगा रहे हैं, क्वेश्चन दोबारा मैं एक बार बढ़ दे रहा हूँ। कंसिडर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेकेंडरी हाइपर पैराथायरोडिज्म इन केसेस ऑफ क्रोनिक रेनल फेलियर। पहली स्टेटमेंट है हमारे पास, हाइपर फोस्फेटीमिया इज अ मेजर कॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपर पैराथायरोडिज्म इन केस ऑफ क्रोनिक रेनल फेलियर, है ना। सेकेंड स्टेटमेंट है, हाइपर फोस्फेटीमिया हाइपर फोस्फेटीमिया मिया इम्पेयर द रेनल सिंथेसिस ऑफ इम्पेयर रेनल सिंथेसिस ऑफ, है ना, 125 डी हाइड्रोक्सी विटामिन डी, डी हाइड्रोक्सी विटामिन डी कैल्सिट्रॉल आईओएल, है ना, एंड स्टूमुलेट पैरा पैराथर्मल हार्मोन सिक्रेशन, पीटीएस सिक्रेशन। ऑप्शन है इसकी, है ना, ऑप्शन में डायरेक्ट बोल दे रहा हूं। बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। जो टू है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट वन की। सेकेंड ऑप्शन है, A and 2 are true. Statement 1 and 2 are true, but not the statement 2 is the correct. क्या दोनों सेम ही है? It not the correct. It not the correct explanation of one. Third, statement 1 is true, but statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. डी है हमारे पास, स्टेटमेंट वन इज नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। मैंने ऐसे बना लिया है ना, थोड़ा इसको साइड में करते हैं हम। अब देखिए, हम क्वेश्चन में बोल रहा है पेशेंट के साथ में क्या है, हाइपर फोस्फेट है, ब्लड में बहुत ज्यादा है फोस्फेट का लेवल ब्लड में, ठीक है। इज ए मेजर कॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपर पैराथायरोडिज्म इन कॉर्निक रेनल फेलियर। क्या ऐसा होता है क्या? सेकंड क्वेश्चन है आपका, स्टेटमेंट हाइपर फोस्फेटेमिया इंपेयर द रेनल सिंथेसिस ऑफ 125 डी हाइड्रोक्सी विटामिन डी कैल्सिट्रॉल एंड स्टुमुलेट दी पीटीएस सिक्रेशन। देखिए इसका जो आंसर होने वाला है वो वन एंड टू दोनों होने वाला है। हाँ, ए और टू दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और जो टू है वो एक्सप्लेनेशन है वन का। ठीक है, अब मैं इसको हटा रहा हूं। अब थोड़ा सा मैं इसको बेसिकली समझाऊंगा, फिर इसके हम क्वेश्चन पे आएंगे। बेसिक इसके समझेंगे। देखिए नॉर्मली क्या होता है, जब किडनी नॉर्मल फंक्शन करती है तो होता क्या है ना, जो फोस्फेट है उसका एक्सक्रिएशन होता रहता है, ठीक है। और विटामिन जो 1 to 5 जो है हमारा, है ना, कैल्सिटेरॉल, है ना, ये मैंने पढ़ाया हुआ, हाइड्रोक्सी विटामिन D3, इसका क्या होता है, इसका फॉर्मेशन होता रहता है ना। ये दो स्टेटमेंट आप लोगों को पहले से पता होगी ना। एक्सक्रिएट होता है फोस्फेट का, और कन्वर्ट जो विटामिन डी है ना, वो किस में कन्वर्ट होता रहता है, इनटू द एक्टिव फॉर्म ऑफ 125 हाइड्रोक्सी विटामिन डी और कोलिस कैल्सिट्रॉल, है ना, उसमें ये कन्वर्ट होता रहता है। अब क्या हो रहा है देखिए यहाँ पर, स्टेप वन, जब क्रोनिक रेनियल फेलियर होगा, ठीक है, तो फॉस्फेट का जो एक्सक्रिएशन हो रहा था वो हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से ये क्या होगा, ये फॉस्फेट कहाँ पे बढ़ने लगेगा, ये फॉस्फेट बढ़ने लगेगा कहाँ पर, ब्लड के अंदर। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हाइपर फॉस्फेटीमिया, ठीक है, ये देखने को मिलता है। सेकंड कोज, सेकंड स्टेप जो हम इसकी समझते हैं स्टेप वन में,
हाइपरफॉस्फेटेमिया हो गया। सेकंड स्टेप, हाई फोस्फेट जब रहता है तो ये क्या करता है, ये रिड्यूस करता है किडनी के फंक्शंस को, और ज्यादा रिड्यूस करेगा। तो जो रिड्यूस फंक्शन करेगा उसमें से एक फंक्शन ये भी होगा कि जो कन्वर्ट हो रहा था विटामिन डी इनटू द एक्टिव फॉर्म ऑफ कैल्सिट्रॉल की फॉर्म में, वो क्या होगा, कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। जब कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज लेवल ऑफ 125 125 विटामिन डी। ठीक है, हाइड्रोक्स ना, कैल्शियम, मैं सीधे से बोल देता हूँ, कैल्सिट्रायल का इसकी फुल फॉर्म भी आती है, याद रखना है ना। कैल्सिट्रायल का क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। स्टेप थ्री, स्टेप थ्री में क्या होगा कि जब कैल्सिट्रोल कम होगा तो बॉडी में कैल्शियम का लेवल कम होने लगेगा। जब कैल्शियम का लेवल कम होने लगता है तो पीटीएच हार्मोन का रोल आता है। पीटीएच हार्मोन ज्यादा सिक्रेट होगा, और जब ये पीटीएच हार्मोन ज्यादा सिक्रेट होगा तो ये कौन सी एक्टिविटी करवाता है, ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी। ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड में आएगा बाद में, लेकिन अभी के लिए क्या हो जाएगा, पीटीएच हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो यही तो हमारे में क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, अब आप अगर स्टेटमेंट को समझो, ठीक है, तो ये सेकेंडरी क्या कर रहा है, पीटीएच हार्मोन का बढ़ना, यही क्या है, सेकेंडरी हाइपर पैराथायरोडिज्म है। ठीक है, तो स्टेटमेंट वन इज राइट। अब स्टेटमेंट टू क्या थी हमारी, दोबारा से आते हैं। तो हाइपर फॉस्फेटेमिया इम्पेयर द रेनल सिंथेसिस ऑफ 125, तो इम्पेयर किया स्टेप टू में 125 डी हाइड्रो ऑक्सी विटामिन डी, है ना। उसके और उसकी वजह से क्या हुआ, स्टिमुलेट हुआ क्या, पीटीएच हार्मोन का। तो ये सेकेंडरी हाइपर पैराथायरोडिज्म हुआ। क्लियर, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, आपको पता है, बट एक जैसे इक्वेशन है ना, अपने अलग अलग जगह से उठाई है, अलग अलग जगह पढ़ा है, बट यहाँ पर हम अलग अलग जगह डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अभी पूछ सकते हैं मुझसे इसमें, अगर कोई स्टेप समझ में नहीं आई हो, क्योंकि ये देखिए जब हमने इसको पढ़ा था तो हमने इसमें क्या पढ़ा था, रेनल डिजीज में अलग पढ़ा था। ठीक है, कुछ पार्ट इसका हमने एंडोक्राइन में पढ़ा था। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कि वैसा लग रहा हो। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक चीज याद रखना, कैल्सिटोनिन कहाँ से निकलता है, कोई बताएगा आप में से, कैल्सिटोनिन का सिक्रेशन कहाँ से होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। कैल्सिटोनिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम दी सी सेल ऑफ दी थायराइड ग्लैंड, है ना। और पैराथायरॉयड हार्मोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम दी चीफ सेल ऑफ दी पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक, ये दोनों ही है। ठीक है, एक और स्टेटमेंट होती है, हाँ, कई बार आपने पढ़ा भी होगा, थोड़ा सा इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। जो कैल्सिटोनिन है और पैराथायरॉयड हार्मोन है, ये काम कौन सी एक्टिविटी करवाते हैं, ये वाला जो हार्मोन है ये ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी कराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बोन रिएब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है, जो कैल्शियम है वहां से निकलकर ब्लड में आ जाता है। ठीक है, और जो कैल्सिटोनिन है, ये कई बार इनडायरेक्टली, कभी भी डायरेक्टली नहीं कराता, इनडायरेक्टली क्या कराता है, ओस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी कराता है ना। यानी कि एंटागोनिस्ट है ये एक दूसरे के, कैल्सिटोनिन आर एंटागोनिस्ट टू पैराथायरॉयड आर। ठीक है, बट ये कभी भी क्या है, डायरेक्टली मत बोल देना कि हाँ ये तो ओस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी कराता है, नहीं, ऐसा नहीं है ना। कई जो टीचर्स हैं या कई बार स्टूडेंट्स भी समझने में गलती कर देते हैं और इसको ऐसे क्या समझ लेते हैं, ये ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी करा रहा है, नहीं, ये डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी में। ठीक है, ये चीज याद रखना। सर ये पॉइंट एक बार दोबारा क्लियर कर दीजिए। हाँ देखिए, आपने पैराथायरॉयड हार्मोन, हाँ, पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी करता है, और हम लोग क्या मान के चलते हैं कि जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो किसका एंटागोनिस्ट है, वो एंटागोनिस्ट होता है कैल्सिट्रॉल का, है ना, कैल्सिटोनिन का, सॉरी,
कैल्सिटोनिन का, है ना, ये बात सही है। बट पीटीएस तो क्या करा रहा है, ओस्टियोक्लास्ट करवाता है, बट इनडायरेक्ट, जबकि जो ये अपना कैल्सिटोनिन है इनडायरेक्टली क्या कराता है, ओस्टियोब्लास्ट करवाता है, डायरेक्टली नहीं कराता है ना। इस चीज को बस ध्यान रखना, बस एक पॉइंट है दिमाग में रखना, डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं होता इसका, जबकि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। क्लियर? हाँ, वो ब्लड से क्या करता है आपका, उसका काम करता है ना, ब्लड से कैल्शियम के लेवल को कम करने का काम करता है कैल्सिटोनिन, जबकि ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने का काम करता है आपका पैराथायरॉयड हार्मोन। जब जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम होगा, जब जब पीटीएस से पैराथायरॉयड हार्मोन निकलेगा, ये चीज याद है। हाँ, या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ये इनहिबिट करता है, मैं कैल्सिटोनिन की बात कर रहा हूँ, ये इनहिबिट करता है ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को, इस तरह से भी याद रख सकते हो। ये राइट, ये राइट है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, which one of the following clinical description is characterized by atonic seizure? इनमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक फीचर है जो एटोनिक सीजर को डिफाइन करता है ना? एटोनिक सीजर, हम लोग न्यूरोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ये तो आप इसका मतलब तो समझ ही गए होंगे, है ना? एटोनिक सीजर जिसमें क्या चला गया, एब्सेंस ऑफ टोन, है ना? ए मीन्स एब्सेंस और टोनिक मतलब यहाँ पे टोन ही नहीं है। ड्यूरिंग सीजर अगर टोन गायब है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, एटोनिक सीजर। पहला फर्स्ट वन। अब हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं पहले। सडन ब्रीफ इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस विदाउट लॉस ऑफ द पोस्चुरल कंट्रोल, पहला ऑप्शन है सडन ब्रीफ इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस। यहाँ पे क्या हो गया, सडन क्या हो गया, इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस हो गया, ठीक है, और विदाउट लॉस ऑफ पोस्चुरल कंट्रोल। देखिए, पोस्चुरल कंट्रोल का मतलब ये होता है कि मान लीजिए पेशेंट कोई अनकॉन्शियस हो गया, सीजर आए, किसी पेशेंट को सीजर आते हैं ना, अब मान लीजिए पोस्चुरल, पोस्ट स्चुरल, इसका मतलब होता है पोस्चुरल, अगर इसका हम मीनिंग देखें तो पोस्ट और स्चुरल, स्चुरल मीन्स होता है सीजर और पोस्ट मतलब बाद में। तो बाद में पेशेंट की क्या कंडीशन है, क्या उसको जो कॉन्शियस, वो उस चीजों के लिए कॉन्शियस था जो अभी जस्ट हुई है, तो यहाँ लिखा है विदाउट लॉस ऑफ पोस्चुरल कॉन्शियसनेस, सॉरी पोस्चुरल कंट्रोल, नहीं, ऐसा होता है क्या, नहीं होता। नेक्स्ट, marked enhancement of sympathetic tone leading to increase the heart rate। सेकेंड स्टेटमेंट है marked enhancement of sympathetic tone leading to increase heart rate, blood pressure and pupillary size। ऐसा है क्या, जहां पर ये सारे अगर इंक्रीज हो जाते हैं, ऐसा एटोनिक सीजर में होगा क्या? तो ये भी नहीं होता है ना, मार्क्ड एनहेंसमेंट। तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। थर्ड ऑप्शन, सडन लॉस ऑफ पोस्चुरल मसल टोन, सडन लॉस ऑफ पोस्चुरल मसल टोन, यानी कि मान लीजिए अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं खाना खा रहा हूँ, और अगर मुझे एटोनिक सीजर आएंगे तो खाना खाना खाते खाते ही क्या हो गया, 1 से 2 सेकंड के लिए मेरा जैसे कि मुंह है तो वो खुला का खुला रह गया, है ना? पोस्चुरल मसल्स टोन लास्टिंग फॉर 1 to 2 सेकेंड्स, है ना, लाइट चली गई 1 से 2 सेकंड के लिए पेशेंट की। सेकंड, विद ब्रीफ इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियस, विद ब्रीफ इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस विदाउट पोस्टिकल कंफ्यूजन। क्या इसमें ऐसा होगा, क्या पोस्टिकल कंफ्यूजन होगा क्या? विदाउट पोस्टिकल कंफ्यूजन, है ना, जैसा मैंने अभी बताया कि वहां पे कॉन्शियसनेस तो पेशेंट का बना ही रहता है ना। तो ये ऑप्शन आपका सी इसमें राइट होगा एक। नेक्स्ट, ब्रीफ सीजर विद पोस्टिकल कंफ्यूजन एंड डिफ्यूज सपरेशन ऑफ ऑल सेरेब्रल एक्टिविटी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है।
यहाँ पर क्या है, हमारे पास पोस्चरल मसल्स टोन है, वो क्या चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए, लॉस्ट हो जाते हैं सडन, फॉर दी 1 to 10 सेकेंड। और पेशेंट के साथ में क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर पोस्टिकल कंफ्यूजन देखने को मिलता है, मतलब नहीं देखने को मिलेगा, विदाउट ना, विदाउट पोस्टिकल कंफ्यूजन। यहाँ पेशेंट को याद रहेगा, सब कुछ याद रहेगा, वो कहाँ है, कहाँ बैठा है, कैसे खड़ा है, सब कुछ याद रहता है। कहने का मतलब क्या वो उसके बाद थोड़ी देर के लिए भूल जाता है क्या, नहीं नहीं भूलता, सब कुछ याद रहता है उसको। तो यही है इसमें। क्लियर। अब आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो अगर आपको नहीं समझ में आया तो। ना बस केवल जो होएगा ना वो सब कुछ, वो केवल 1 से 2 सेकंड के लिए ही अपना कॉन्शियसनेस खोता है, बट जैसे ही आफ्टर सीजर, जैसे ही कंप्लीट होके वापस पेशेंट अपनी नॉर्मल कंडीशन में आता है, उसको सब याद रहता है। ये चीज याद रखना, यही थर्ड सी ऑप्शन है, और यही हमें एटोनिक सीजर में देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी उसमें सब में अलग अलग ऑप्शन है। ठीक है ना, एटोनिक मतलब एब्सेंस या एब्सेंस ऑफ टोन। जैसे कि मान लीजिए कि कोई चीज हाथ में थी, हाथ में से वो चीज छूट के नीचे गिर गई, 1 से 2 सेकंड के लिए क्या हुआ, एटोनिक आया है ना। जैसे हम लोग पढ़ भी रहे हैं अभी, टोन, टोन के बारे में हमने डिस्कस किया था, टोन कैसे होते हैं। ठीक है, और हमने ये भी बोला था कि हम ड्यूरिंग द रेस्ट जो टोन है, हम उनको कैसे डिफाइन करते हैं, जो टोन है कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल्स ड्यूरिंग द रेस्ट फेज ना। आप लोगों को याद हो डेफिनेशन, रेस्ट फेज यहाँ पे मतलब मसल्स की रेस्ट फेज ना, अपनी बॉडी की रेस्ट फेज नहीं। तो यही आज की क्लास है, यही हमारा पार्ट है, कंप्लीट होता है ये। अब आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो अगर आपको कोई डाउट है तो।